हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोमेंटो स्टडी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। अगर आप देखें, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, सेल एंड परचेज के अग्रीमेंट्स हो, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के अग्रीमेंट्स हो, इन सब अग्रीमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस में हमें एक चीज़ बहुत कॉमन एंड बहुत ही एसेंशियल दिखेगी, वो है कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ की राइट्स, liabilities and duties determine करता है, and that is why in all these transactions हमें contract बहुत ही essentially मिलेगा हर इसमें। एंड इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट को। इस एक्ट के सेक्शन 2H में हमें डेफिनेशन गिवन है कॉन्ट्रैक्ट की। ये डेफिनेशन कहती है कि एनी अग्रीमेंट दैट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इस डेफिनेशन में 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। फर्स्टली देयर इज़ एन अग्रीमेंट, जिसे हम प्रॉमिस भी कहते हैं, बिटवीन द 2 पार्टीज़, एंड सेकेंडली दैट अग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये 2 एलिमेंट्स हैं, अगर ये दोनों प्रेजेंट हो तो हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट आपको पता चल गया, इट इज़ अ प्रॉमिस, वेयरएज इन्फोर्सेबल बाय लॉ में फर्दर 5 कंडीशंस होती हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, competent parties, फ्री कंसेंट, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। सो ये 5 एलिमेंट्स हम आगे फर्दर इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है अग्रीमेंट से, एंड ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। सो इसलिए हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉट ऑल द अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ लिखा है, ओनली दोज अग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे। एंड इस टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का, 1919 का। इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ थे एंड दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में जाके अब वाइफ बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, एंड हस्बैंड की इसी ड्यूरेशन में अपनी जॉब की लीव ख़त्म हो जाती है। सो हस्बैंड को वापस आना पड़ता है सिलोन, बट हस्बैंड आने से पहले वाइफ को प्रॉमिस करके आता है कि वो हर मंथ वाइफ को 30 यूरोस ट्रांसफ़र करेगा। सो कुछ मंथ्स के लिए हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफ़र करता है, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स हस्बैंड स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग एंड सेंडिंग द मनी। सो इस पॉइंट पे वाइफ सूट फाइल करती है अगेंस्ट दी हस्बैंड। अब कोर्ट ये जजमेंट देता है कि अग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका कोर्ट रीज़न यह देता है कि जो अग्रीमेंट था वो जस्ट अ मॉरल ऑब्लिगेशन थी, और हस्बैंड का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर करने का। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंटेंशन टू एंटर और क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए। एंड इस केस में क्योंकि हस्बैंड का सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन था, उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का वाइफ के साथ, देयरफॉर उनके इस अग्रीमेंट को हम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना। अब कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रपोजल या ऑफर बाय वन पार्टी और एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय दी अदर पार्टी। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ए बी को ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें अपना हाउस 50,000 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ। तो ए यहाँ पे ऑफ़र करता है बी को, तो इस सिचुएशन में ए हो गया हमारा ऑफरर और बी हो गया ऑफरी। अब नाउ बी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। सो यही डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2A में ऑफ़र की, कि when one person signifies to other his willingness to do something or not to do a certain thing, it is called offer। जैसा कि इस एग्जाम्पल में A ने B को ऑफ़र किया है अपना हाउस सेल करने के लिए। एंड सेक्शन 2B हमें डेफिनेशन देता है एक्सेप्टेंस की, कि एनी असेंट और कंसेंट गिवन टू एन ऑफर बाय द ऑफरी इज़ नोन एज एक्सेप्टेंस। सो इस एग्जाम्पल में अगर B वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता तो इन दोनों के बीच में बन जाता एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स एग्रीमेंट। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों बहुत ही क्लियर टर्म्स में होने चाहिए। दे मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर, और कोई भी वेग कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें।
एंड बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दूसरी पार्टी को क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि अपने मन में ही आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर एंड दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट ही नहीं किया। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन दूसरी पार्टी को बहुत ही रिक्वायर्ड है। आप उसे इन पर्सन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, फ़ोन पे, टेक्स्ट मैसेज पे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, मेल से, लेटर से, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन ऑफर या एक्सेप्टेंस की दी जा सकती है। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को ऑफ़र दिया लेकिन बी ने अभी तक वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तक बी वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता, ए के पास पावर होती है कि वो ऑफ़र अपना वापस ले ले, मतलब ऑफ़र को रिवोक कर ले। बट अगर बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तब ए के पास ये ऑप्शन नहीं रहता अपने ऑफ़र को रिवोक करने का, क्योंकि जब बी अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है एंड तब ए के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अपने ऑफ़र को रिवोक करने के लिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। इस केस में ये हुआ था कि एक कंपनी थी जो मेडिसिन बनाती थी स्मोक बॉल के नाम से इन्फ्लुएंजा के लिए। इन्फ्लुएंजा वॉज अ डिसीज़ एंड इस कंपनी ने न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टिजमेंट दी कि जो भी पर्सन उनकी मेडिसिन 15 डेज़ के लिए यूज़ करेगा उस पर्सन को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। एंड इस कंपनी का ये भी क्लेम था कि अगर उस पर्सन को इन्फ्लुएंजा हो गया तो वो रिवॉर्ड देंगे उस पर्सन को थाउजेंड यूरोज़ का। सो कंपनी ने अपना इंटेंशन शो करते हुए वो मनी बैंक में डिपॉजिट भी कराया, अलायंस बैंक में, एंड ये बात भी एडवर्टिजमेंट में बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन थी। सो मिसेस कार्लिल अब इस मेडिसिन को 15 डेज़ के लिए कंज्यूम करती हैं एंड 15 डेज़ के कंज्यूम करने के बाद भी मिसेस कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो इस पॉइंट पे मिसेस कार्लिल कंपनी को स्यू करती है। सो कंपनी के साइड से आर्ग्यूमेंट्स एंड कोर्ट का डिसीजन हम सेम टाइम पे सेम पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। कंपनी का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये था कि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का। दैट मीन्स उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का किसी के भी साथ। बट कोर्ट का डिसीजन आता है कि उनका जो एक्ट था, डिपॉजिट जो उन्होंने मनी किया था अलायंस बैंक में, उस एक्ट से ये इंटेंशन बहुत क्लियर होता है एंड कोई भी कॉमन मैन ये प्रिज्यूम करेगा कि अगर कंपनी ने बैंक में मनी डिपॉजिट करवाया है दैट मीन्स कंपनी का प्रॉपर इंटेंशन है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। सो दिस ट्रांसफ़र ऑफ मनी इन द बैंक acted as an evidence in this particular case, showing the intention of the company to enter into the legal relationship. सेकेंड कंपनी का आर्ग्यूमेंट था कि जो उनका एडवर्टिजमेंट था वो जनरल पब्लिक को था, वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को एज अ ऑफ़र की वे में नहीं था। बट कोर्ट का डिसीजन आया कि जो कंपनी का एडवर्टिजमेंट था हम उसे एज अ जनरल ऑफ़र मानेंगे। जनरल ऑफ़र मतलब वो हर जनरल ऑफ़र मतलब वो पब्लिक एट लार्ज को था, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, बट वो सबको था जिसने भी वो कॉन्ट्रैक्ट वो एडवर्टिजमेंट पढ़ा वो उसको एज अ ऑफ़र ट्रीट कर सकता है। एंड थर्ड पॉइंट आता है जो कंपनी का आर्ग्यूमेंट था कि जो मिसेस कार्लिल थी उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया एंड देयरफॉर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं। बट कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो जनरल ऑफ़र के केसेस होते हैं उसमें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें अगर कोई भी पार्टी मियरली कंडीशंस फुलफ़िल कर दे तो भी वो एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में मिसेस कार्लिल ने सिर्फ कंडीशंस फुलफ़िल कर दी थी, उस इन्फ्लुएंजा वाली मेडिसिन को 15 डेज़ के लिए उन्होंने खाया था और इस कंडीशन से उनका एक्सेप्टेंस माना जाएगा और उनको ये एक्सेप्टेंस कंपनी को कम्युनिकेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इस पर्टिकुलर केस में। सो दिस केस वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ मिसेस कार्लिल एंड उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन अमाउंट बाय द कंपनी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक पार्टी है ए
ये पार्टी ए ऑफर करती है बी को कार सेल करने के लिए, तो इसके रिटर्न में इस पार्टी को भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इस पार्टी को बी पार्टी देती है ₹50,000 इन रिटर्न ऑफ द कार। तो इस 50,000 को इस पर्टिकुलर केस में हम मानते हैं कंसिडरेशन। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, ईच पार्टी मस्ट गिव एंड ऑल्सो टेक इन अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कंसिडरेशन की डेफिनेशन यही है कि समथिंग इन रिटर्न फॉर द ऑफर। अगर ए ने बी को ऑफर की है अपनी कार, तो उसे इन रिटर्न भी कुछ मिलना चाहिए, जो इस केस में 50,000 है, एंड दिस 50,000 इज द कंसिडरेशन इस पर्टिकुलर केस में। एंड विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। सो कंसिडरेशन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है सिर्फ मनी फॉर्म में होना चाहिए, ये किसी एक्ट फॉरबियरेंस के फॉर्म में भी हो सकता है। लाइक ए ने अगर बी को अपनी कार ऑफ़र करी, तो बी अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकता है इन रिटर्न बी ए को, किसी भी मैटर से रिलेटेड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिडरेशन म्यूचुअल होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज़ की तरफ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए एंड दोनों पार्टीज़ की तरफ से कुछ गिव एंड टेक होना चाहिए। थर्डली, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट शुड बी रियल। इसके लिए भी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। ए ने अपनी कार बी को सेल करनी है। अब उस कार की एक्चुअल वैल्यू है 5 लाख, बट ये ए की मर्ज़ी है वो अपनी कार किस रेट में सेल करना चाहता है। वो अपनी कार 1 लाख में भी सेल कर सकता है, 2 लाख में भी सेल कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होनी चाहिए। नो, कंसिडरेशन का अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अगर ए वॉन्ट्स तो वो अपनी कार ₹10 में भी सेल कर सकता है। सो कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी रियल। रियल मतलब कुछ अमाउंट होना चाहिए, कुछ एक्ट होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। देन कंसिडरेशन शुड नॉट बी इलीगल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसका मतलब अगर ए बी को कुछ ऑफर कर रहा है, बी इट कार और हाउस सेल करने के लिए, तो बी को भी जो कंसिडरेशन देनी है वो इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए बी कहे कि आपने मुझे कार दी, मैं इसके रिटर्न में आपके लिए किसी थर्ड पर्सन को किल कर देता हूँ, थर्ड पर्सन का मर्डर कर देता हूँ, तो ये इलीगल कंसिडरेशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये वैलिड नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी हो सकती है। अगर बी ने पहले कभी ए को कोई एक्ट किया है या कोई मनी ट्रांसफ़र करी है, तो वो भी कंसिडरेशन इस प्रेजेंट ट्रांजैक्शन में माना जा सकता है। कंसिडरेशन का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है अग्रीमेंट्स आउट ऑफ नेचुरल लव। नाउ सपोज यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, ए इज़ अ फादर एंड बी इज़ अ सन। अब फादर सन को प्रॉमिस करते हैं कि मैं 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करूँगा तुम्हारे नेम पे, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट को वो राइटिंग में भी कर लेते हैं, रजिस्टर भी करवा लेते हैं। तो ये जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, इसके रिटर्न में उन्हें अपने सन की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी कंसिडरेशन ए को, फादर को नहीं मिल रही है। बट स्टिल ये अग्रीमेंट हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, क्योंकि ये अग्रीमेंट है आउट ऑफ नेचुरल लव। सो ऐसे कोई भी अग्रीमेंट्स जो आउट ऑफ नेचुरल लव आप मेक करते हैं, आप किसी और के फेवर में ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी चीज़ आउट ऑफ नेचुरल लव, तो उस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंसिडरेशन के टॉपिक पे केस समझते हैं, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। इस केस में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक प्लेंटिफ, एक पर्सन को कहता है कुछ शॉप्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे प्लेंटिफ उन शॉप्स को कंस्ट्रक्ट करता है। अब फर्दर उन शॉप्स को प्लेंटिफ डिफेंडेंट को रेंट पे दे देता है, एंड इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक और कंडीशन होती है कि डिफेंडेंट को 5% कमीशन भी देनी पड़ेगी रेंट के साथ में ऑन ऑल द आर्टिकल्स सोल्ड। ठीक है, और ये कंसिडरेशन
प्लेंटिफ ने इसलिए मांगी क्योंकि प्लेंटिफ ने एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया था शॉप्स बनाने के लिए। तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट को कहता है मैंने इतने ह्यूज अमाउंट लगा के शॉप्स बनाई हैं, अब मैं तुम्हें ये रेंट पे दे रहा हूँ, तो तुम्हें मुझे रेंट के साथ साथ कंसिडरेशन मतलब कमीशन भी साथ में देनी पड़ेगी। अब डिफेंडेंट रेंट तो देता है बट डिफेंडेंट फेल्स टू पे द कंसिडरेशन एंड इस बात पे प्लेंटिफ सूट फाइल कर देता है कोर्ट में। बट कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि प्लेंटिफ सूट फाइल करने के लिए लायबल नहीं है। दिस इज़ बिकॉज प्लेंटिफ ने जो शॉप्स बनाई थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनाई थी, इसलिए अगर प्लेंटिफ को कंसिडरेशन भी लेनी है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेनी होगी, ना कि डिफेंडेंट से। बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट में गिव एंड टेक होना चाहिए, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे शॉप्स बनी है तो नॉर्मल सी बात है कंसिडरेशन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही देनी पड़ेगी प्लेंटिफ को। डिफेंडेंट लायबल नहीं है इस केस में कंसिडरेशन देने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर कर सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट कंडीशन है द पर्सन मस्ट बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स से बिलो माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, बट उसकी भी एक एक्सेप्शन है। माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में तभी एंटर कर सकता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए बनाया हो। सपोजिटली अगर एक ए पर्सन एक माइनर के बेनिफिट के लिए कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, बट अगर माइनर का बेनिफिट नहीं हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से तब ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन है द पर्सन शुड बी साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब वो कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए। ही मस्ट नॉट बी मेंटल और ड्रंक पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। एंड थर्डली द पर्सन मस्ट नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अब कुछ पर्सन्स होते हैं लाइक एलियन एनिमीज़, लाइक किसी एनिमी कंट्री से होते हैं, या इंसॉल्वेंट मतलब उनके पास पैसा नहीं होता है, इन कोर्ट उन्हें डिक्लेयर कर देती है एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन, या फिर वो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हों। तो इन सब केसेस में कोर्ट कुछ पर्सन्स को डिस्क्वालीफाई कर देती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। सो ऐसे कोई भी पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड हो किसी भी लॉ के अंडर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अब यही हमने एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था कि अगर ए ने बी को कोर्ट देना है और वो कोर्ट बी के बी माइनर है इस केस में, और वो कोर्ट बी के बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र किया गया है और बी ने उस कोर्ट के रिटर्न में 3000 रुपीज़ ए को दिए हैं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि बी ने अपनी ऑब्लिगेशंस भी पूरी की हैं कंसिडरेशन दे के 3000 रुपीज़, प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट बी के बेनिफिट के लिए था, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेंट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड कंसेंट होना भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। कंसेंट डिफाइंड है सेक्शन 13 में, जो कहता है व्हेन टू पर्सन्स अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट मीन्स वो फ्री कंसेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। सो एक कॉन्ट्रैक्ट तब फ्री कंसेंट से माना जाएगा जब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कोअर्जन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ्रॉड नहीं है और मिस्टेक नहीं है। इन सब टर्म्स का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। कोअर्जन मतलब आप दूसरी पार्टी को फोर्स कर रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से एंटर नहीं माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अगर एक ए पर्सन है एंड वो दूसरे बी पर्सन को जानता है, नोन है, कोई रिलेटिव है, या किसी भी तरह उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है एंड वो उस पावर से फोर्स करता है पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम इनवैलिड मानेंगे। थर्ड इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन। सपोज ए ने अपना सेल करना था वाइट हॉर्स, बट वो सेल करता है अपना ब्राउन हॉर्स, जो वो मिस रिप्रेजेंट करता है एंड दूसरी पार्टी को दिखाता है कि मैं अपना वाइट हॉर्स सेल कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में डिलीवरी के टाइम वो देता है अपना ब्राउन हॉर्स। सो यहाँ पे वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्ट्स को, सो दिस इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन।
फ्रॉड अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को चीट करने के इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो उसे हम मानेंगे फ्रॉड एंड ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड है। एंड लास्टली मिस्टेक, अगर किसी पार्टी की जेन्युइनली कोई मिस्टेक हो जाती है, जेन्युइनली किसी मिस्टेक से वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को गलत समझ लेते हैं, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से नहीं माना जाएगा। सो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी कंडीशंस या इनमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल मानते हैं। वॉइडेबल मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल मानेंगे। एंड वॉइडेबल का मतलब होता है जिस पार्टी के साथ रॉन्ग हुआ है उस पार्टी के की मर्जी है अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करना है, और अगर वो पार्टी नहीं करना चाहती कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। ऐसे अग्रीमेंट्स जिनका ऑब्जेक्ट इलीगल हो, इमोरल हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, या वो अग्रीमेंट्स खुद ही वेजर अग्रीमेंट्स हो, उन सभी अग्रीमेंट्स को हम अनलॉफुल अग्रीमेंट्स मानते हैं एंड वो इनवैलिड होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी को कहता है मैं तुम्हें 10,000 रुपीज़ दूंगा बट तुम्हें मेरे लिए सी को मर्डर करना पड़ेगा। सो इसका ऑब्जेक्ट ही इस अग्रीमेंट का इलीगल इन इमोरल है, तो ये अग्रीमेंट हो जाएगा अनलॉफुल अग्रीमेंट एंड इनवैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। या फिर ए बी को कहता है मैं तुम्हें 20,000 दूंगा बट इन रिटर्न तुम्हें मुझे अपनी माइनर डॉटर देनी पड़ेगी फॉर द मैरिज, फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। सो जो ये एक्ट है इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बिकॉज माइनर डॉटर्स कैन नॉट बी मैरिड। सो इन दिस केस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अनलॉफुल अग्रीमेंट। अब वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वेजर इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन promises टू अदर टू पे सम मनी on happening of a uncertain future event and the other person also promises to pay on the non-happening of the event. इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच है एंड ए एंड बी के बीच में बेट लगती है। ए अग्री करता है बी को 1,000 रुपीज़ देना अगर इंडिया जीतता है, एंड बी अग्री करता है बी ए को 1,000 रुपीज़ देना अगर पाकिस्तान जीतता है। तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान का जो मैच है ये यहाँ पे हो जाएगा अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, एंड दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं मनी देने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा वेजरिंग अग्रीमेंट्स। सो वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर प्रोहिबिटेड इन इंडिया एंड ऐसे अग्रीमेंट्स अनलॉफुल अग्रीमेंट्स कंसिडर होते हैं। सेकेंड हमारे पास आ गया नेक्स्ट टॉपिक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट का मतलब होता है कंडीशनल। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है हैपनिंग ऑफ अ इवेंट विच इज़ कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको एक एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ए बी को कहता है कि अगर तुम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अबव 90% मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें अपना हाउस ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ए ने बी के ऊपर कंडीशन इम्पोज कर दी कि अगर बी 90% से अबव मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में लाएगा तभी उसे हाउस ट्रांसफ़र होगा। सो दिस इज़ द कंडीशन जो एक कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले इम्पोज की गई है, और अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, एंड दैट इज़ वाई हम इसे कहते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस होता है, एंड ये डिफरेंस भी आपको एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। तो इनका पहला डिफरेंस है कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनवैलिड, वेयर एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वैलिड मानते हैं। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों साइड से प्रॉमिस होता है, इसमें हमने देखा था ए और बी के बीच में जब बेट लगी थी तो दोनों साइड से प्रॉमिस था, ए भी 1,000 रुपीज़ देगा अगर बी हारा एंड बी भी 1,000 रुपीज़ देगा अगर ए हारा। तो यहाँ पे दोनों साइड से रेसिप्रोकल प्रॉमिस थे। वेयरएज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ ए ने कंडीशन इम्पोज करी है, कोई प्रॉमिस नहीं किया है दोनों साइड से कि हाँ अगर तुम हारोगे तो मैं दूंगा, अगर तुम हारे तो मैं दूंगा। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे सिर्फ कंडीशन हो और रेसिप्रोकल प्रॉमिस ना हो वो हो जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब
जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें थर्ड पार्टीज़ का कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. इट इज़ ऑलवेज ए एंड बी जिनका मैच हारने या जीतने में इंटरेस्ट निकलेगा. बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कई बार ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे थर्ड पार्टीज़ का भी इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन में आ जाता है. एंड अगर देखा जाए तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स काइंड ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं, बट उनमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है इसलिए वो इनवैलिड होते हैं, वेयरएज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे वैलिड हो जाते हैं. अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक आ जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब एक कॉन्ट्रैक्ट में जब दो पार्टीज़ एंटर होती हैं तो उन दोनों पार्टीज़ पे म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए. एंड अगर दोनों पार्टीज़ अपनी साइड से अपना पार्ट फुलफ़िल कर देती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. सो डिस्चार्ज का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करते थे वो ख़त्म हो जाते हैं, वो टर्मिनेट हो जाते हैं. एंड इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब डिस्चार्ज की फर्दर 6 टाइप्स हैं जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं. फर्स्ट है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. मतलब दोनों साइड्स अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर देती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. सेकेंड है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट. मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज़ ने अग्री किया था वो कंप्लीट नहीं होता है, बट कुछ चेंज आ जाते हैं. अब वो चेंज होते हैं फर्दर इन टाइप्स में. फर्स्टली नोवेशन. मतलब आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ बट दोनों पार्टीज़ अपने अग्रीमेंट से एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेती हैं उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे, तो उसे हम कहते हैं नोवेशन. सेकंड है रिसेशन. कि कुछ जो टर्म्स होती हैं लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट में देयर कैन बी 10 टर्म्स, 15 टर्म्स, 20 टर्म्स, बट पार्टी अपने एग्रीमेंट से कुछ टर्म्स को कैंसिल कर देती हैं एंड जो बाकी बची हुई टर्म्स होती हैं सिर्फ उन्हें फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो इसे हम कहते हैं रेसिशन. थर्ड आ गया ऑल्टरेशन. अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी की कंसेंट के साथ कोई भी टर्म को ऑल्टर करती है, मॉडिफाई करती है, मतलब चेंज करती है. अगर आपने एक ए चीज़ करने का प्लान बनाया था बट आप दोनों पार्टीज अग्री करती हैं कि नहीं हम इस ए की जगह बी चीज़ को करेंगे, तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरेशन. देन आ गया रिमिशन. मतलब अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना था, इतना आपका कॉन्ट्रैक्ट था इस पूरे प्लॉट पे बिल्डिंग बनाने का, बट रिमिशन होता है आप उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को लेस कर देते हो. मतलब दोनों पार्टीज अग्री करती हैं कि नहीं हम अभी सिर्फ हाफ प्लॉट पे बिल्डिंग बनाएंगे, तो आपने उसकी टर्म्स को लेस कर दिया, तो दिस इज़ रिमिशन. देन इज़ वेवर. वेवर मतलब दोनों पार्टीज़ अग्री करती हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं करना है, दोनों पार्टीज़ अपनी राइट्स को अबंडन कर देती हैं एंड उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की देन कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है. सो दिस इज़ वेवर. एंड लास्ट इज़ मर्जर. मर्जर मीन्स दोनों पार्टीज़ कंसेंट से किसी भी 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को आपस में कंबाइन कर देती हैं जिससे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट निकल के सामने आता है, उसे हम कहते हैं मर्जर. सो इन सभी टाइप्स में दोनों पार्टीज़ का कंसेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, एक्सटेंड या रिड्यूस करने के लिए. इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट. थर्ड हमारा टाइप है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. अगर अब दोनों पार्टीज़ में से किसी भी एक पार्टी की डेथ हो जाती है या एक पार्टी इनकैपेसिटेट हो जाती है, मतलब वो उस कंडीशन में नहीं रहती कि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सके, या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो जाता है लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जिससे जो प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना था वो प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रक्ट हो गई, तो ऑब्वियसली आप इम्पॉसिबल है आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पूरा. या फिर वॉर आ जाता है या कोई लॉ में चेंजेस की वजह से इट बिकम्स इम्पॉसिबल कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सकें. या फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स. मतलब वो चीज़ें ही वैसी नहीं रहती जैसे वो तब थी जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था. सो अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है जिससे आप
सो अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है जिससे एक पार्टी इम्पॉसिबल हो जाता है पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना, उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी को कहता है मैं तुम्हें अपनी कार सेल करूँगा, एंड बी कहता है उसके रिटर्न में आई विल गिव यू 1,00,000 रुपीज़। बट 1 वीक बाद ए का हो जाता है एक्सीडेंट एंड वो कार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाउ इन दिस सिनेरियो जब कार ही डिस्ट्रॉय हो गई, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जब आप एंटर करते हैं तो उसके साथ सर्टेन टाइम पीरियड भी फिक्स करते हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल में कंप्लीट करेंगे या 2 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। बट अगर कोई भी पार्टी उस गिवन टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करती है तो इसका मतलब हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड, एंड जो पार्टी अफेक्टेड साइड पे होती है, मतलब जिस पार्टी को लॉस होता है, वो पार्टी कोर्ट में जाके डैमेजेस भी ले सकती है। नेक्स्ट हमारा टाइप है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ यहाँ पे मतलब है अगर पार्टीज़ की डेथ हो जाए, पार्टीज़ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट मतलब उनके पास कोई पैसे ही नहीं बचे हैं, या मर्जर हो जाए, या अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कंसेंट लिए बिना अपनी मर्जी से कुछ टर्म्स को ऑल्टर कर देती है, चेंज कर देती हैं। सो इन सब सिनेरियोज में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। एंड लास्ट हमारे पास है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73। मतलब एक पार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्ट कि जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफ़िल नहीं करती है, जिससे दूसरी पार्टी को लॉस होता है। सो दूसरी पार्टी इंटाइटल हो जाती है कंपनसेशन लेने के लिए। मतलब ए की कुछ सेट ऑफ कंडीशंस थी, बी की कुछ सेट ऑफ कंडीशंस थी, ए ने वो फुलफ़िल कर दी बट बी डिनाई करता है उनको फुलफ़िल करने के लिए, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल ही नहीं करना चाहता। इस केस में हम कहेंगे बी ने किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड अफेक्टेड पार्टी के पास कंपनसेशन लेने का रेमेडी होता है कोर्ट से। सो यही हमारा होते हैं डैमेजेस। डैमेजेस मतलब रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ गिवन टू द अफेक्टेड पार्टी। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक इंजर्ड पार्टी है, उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऑलरेडी लॉस हो गया है, तो अब उनकी पोजीशन रीस्टोर करने के लिए, मतलब उन्हें वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, लॉस से दूर लेके जाने के लिए कोर्ट क्या करती है, जिन्होंने लॉस किया है उस पार्टी को ऑर्डर करती हैं कि आप अफेक्टेड पार्टी को कंपनसेशन दें, एंड इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका अब एग्जाम्पल हो गया, ए ने बी को प्रॉमिस किया था 20 बैग्स ऑफ राइस डिलीवर करने के लिए। अब अगर ए फेल हो जाता है 20 बैग्स ऑफ राइस डिलीवर करने के लिए उस डेट तक जब तक वो उनके एग्रीमेंट में अग्री हुआ था, इन दैट सिनेरियो बी को तो लॉस होगा क्योंकि बी ने वो राइस आगे फर्दर मार्केट में सेल करने थे। तो बी के पास ऑप्शन होता है, बी अप्रोच कर सकता है कोर्ट को फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस फ्रॉम ए। विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, share with your friends and subscribe to our channel. You can also follow us on Instagram for regular updates. Thank you students. All the best with your preparation.